जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर्स चैनल पे। इन्वायरमेंट की सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमें जानना है वो है फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव के बारे में। तो ये है फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में कहते हैं F4B, राइट। इट्स अ F4B। ये जो रिपोर्ट्स है ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि फाइनेंस की जाती है बायोडाइवर्सिटी के लिए। जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें ये फंड प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल ये एक तरह से नेचर बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस की जाती है और ये नेचुरली एनुअल बेस पे की जाती है, क्योंकि जो एनुअल बेस पे जो डैमेज हुए रहता है बायोडाइवर्सिटी का, उसको रिकवरी करने के लिए फंडिंग करती है। अगर हम बात करें तो इसमें G20 के सभी नेशन शामिल हैं। इंडिया और चाइना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। इवन अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना ऐसे दो नेशन हैं जिनमें हाईएस्ट डिपेंडेंसी रिस्क है वो ज़्यादा है। मतलब ये दो जो कंट्री हैं ये नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं और इंडिया के अंदर हाईएस्ट नेचर जो है वो एट रिस्क पे है। तो जो भारत के अंदर, भारत नेचर पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे और नेचर खतरे में है सबसे अधिक भारत के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें भारत के अंदर नेचर रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी चीज़ों को हैंडल करने वाली जो बॉडी है दैट इज़ आपका नाबार्ड। बिकॉज जो हमारी खेती होती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा, वो टोटली जो है वो मैनेज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। साइड बाय साइड यहाँ पे हम देखेंगे कि मावा फाउंडेशन है जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक फाउंडेशन है। ये ऑलरेडी से बहुत सारी फंडिंग कर रही है भारत के अंदर, जिसमें इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बेटी मोर फाउंडेशन। तो ये जो है दो फाउंडेशंस मिल करके वर्क कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए दूसरे डोमेन में। इवन जो डिस्कस हम कर रहे हैं हम सब, जिसमें मावा फाउंडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, वो नाबार्ड के साथ मिल करके फाइनेंस कर रही है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसलिए मावा फाउंडेशन भी हमारे लिए दिमाग में रखने की ज़रूरत है बिकॉज ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है, जिसका जो एम है वो है बेनिफिट ऑफ पीपल एंड नेचर, राइट। तो ये इनका गोल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है। अगर हम इसकी बात करें तो रिसेंटली जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया के द्वारा जो टर्म आप बोलिए या मूवमेंट बोलिए, जो मूवमेंट क्लाइमेट के लिए यूज़ किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, दैट इज़ अ क्लाइमेट जस्टिस, राइट। तो ये एक भारत का इनिशिएटिव है। COP26 में ये भारत ने स्टार्ट किया, जिसका स्ट्रॉन्ग ये जो क्लाइमेट जस्टिस है ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, राइट। व्हाट इज़ ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है क्लाइमेट जस्टिस के रिगार्डिंग? बिकॉज देखिए जो क्लाइमेट जस्टिस है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, दोहन किया है। और जो डेवलपिंग नेशन है उनकी जब इमरजेंस की बात आ रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही देश आगे बढ़ता है। तो डेवलपिंग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, बट ऑल ऑफ सडन उस समय ही उनको क्या हो रहा है कि ये वर्डन फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड नेशन है उनको कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, डेवलपिंग नेशंस को फ़ायदा पहुँच सके और इन्वायरमेंट का भी लॉस ना हो सके। दैट्स वाई क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, एक्नॉलेज करना है जो भी डिफर्स हो रहे हैं सोशल बेस्ड पे, हेल्थ बेस पे या क्लाइमेट बेस पे दूसरे कंट्री इन द सेंस डेवलपिंग कंट्री या फिर जो एकदम से पुअर कंट्री हैं या एकदम से मिडिल इनकम कंट्री हैं। रिकॉग्नाइज करना है जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको, और साइड बाय साइड जो है कैसे एक्शन लिया जाएगा उसके लिए भी डिस्कस करना है। यह है क्लाइमेट जस्टिस का मोटो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं WMO के बारे में। WMO ने रिलीज़ की है, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज़ की है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन रिलीज़ किया है? WMO रिलीज़ की है। अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली बात की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 का जो कंसंट्रेशन है और उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से बढ़ रहा है लाइफ पे, इस पे ये डिस्कस किया जा रहा है। साइड बाय साइड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस है
इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे 413.2 पार्ट्स पर मिलियन 2020 में था ये, और जो कि एक तरह से देखा जाए 149% ऑफ दी प्री इंडस्ट्रियल टाइम का है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का लेवल देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है 149% की। इवन मीथेन जो है वो भी आप देख सकते हो 262% का इंक्रीमेंट किया है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, यानी 1750 के टाइम से, राइट। तो 1750 के टाइम से इस तरह से ये काफ़ी इम्पैक्ट किया है। अगर हम 1990 से 2020 तक देखें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस का इमर्जेंस पूरे ग्लोबल लेवल पे 47% इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या, याद रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, WMO के द्वारा। ये रिसेंटली रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नई जो हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपकी CRISP स्पेस M। ये क्या है इसको जानते हैं। देखिए इसको इसी तरह से पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ स्पेस पढ़ के करना है, बिकॉज यहाँ पे M जो है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पे जो ये टूल है, राइट, इट इज़ अ टूल। CRISPM जो है ये एक टूल है। ये टूल किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, ये टूल इनिशिएट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइड बाय साइड पंचायती राज। तो यहाँ पे दो मंत्रालय हमारी आ रही हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट है, साइड बाय साइड पंचायती राज भी है, इन दोनों का इनिशिएटिव है और इन दोनों ने लॉन्च किया है CRISP स्पेस M टूल्स, राइट। अब इसका ये करेगा क्या, तो देखिए ये जो है ये हेल्प करेगा इंटीग्रेट करने में क्लाइमेट इंफॉर्मेशंस को, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है GIS सिस्टम बेस्ड, तो उस इंफॉर्मेशन को ये इनकलकेट करेगा और इनकलकेट करने के बाद प्लानिंग की जाएगी। जो हमारा मनरेगा होता है जिसे पहले नरेगा कहते थे, तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो वर्क प्रोवाइड करने में क्या क्लाइमेट का एक इशू आता है और साइड बाय साइड ये है कि अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं दे पाती है 100 डेज तक तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगी, राइट। बट गवर्नमेंट कोविड के टाइम में आपको पता है ये डेट भी बढ़ाया गया था और बिना काम के अधिक पैसा मिले और 100 डेज से इंक्रीज किया गया था और जो वेजेस थे उसको ही बढ़ाया गया था, ये कोविड के टाइम में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में पहले इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाएगी कि किस तरह से क्लाइमेट वर्क करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इवेंट्स के कारण जो लेबर्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और रियल मायने में वर्क प्रोवाइड कर पाने के लिए क्लाइमेट का पता होना जरूरी है। तो ये एक तरह का टूल्स है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो पंचायती राज सिस्टम के तहत जो है हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन का। साइड बाय साइड जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको क्या है, जॉब मिलेगा। और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनका जो उद्देश्य है वो भी सर्व हो पाएगा रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने का। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस टूल का यूज़ जो है फ़िलहाल में हम देखें तो इस टूल को भारत की 2 मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ यूके के हेल्प से, यानी यूके ने भारत को इसमें हेल्प किया है ताकि क्लाइमेट के मैटर में जॉइंटली जो है वो क्या किया जा सकते, वर्क किया जा सके। अगर हम बात करें भारत के अंदर कौन कौन से राज्य में लागू है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये जितने राज्य हैं यहाँ पे ये टूल वर्क कर रही है एट प्रेजेंट। बात करते हैं बानी बफेलो के बारे में। रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट IVF है ना, IVF बफेलो का जो बेबी होता है दैट इज़ अ काफ, ठीक है। तो ये इंडिया का फर्स्ट बानी बफेलो जो कि IVF टेक्नोलॉजी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके इसका जन्म हुआ है गुजरात में। आपको पता है बानी ग्रासलैंड भी फेमस है गुजरात का है, बानी ट्राइब्स भी है गुजरात में, और ये बानी वेफेलो है बिकॉज उसी रीजन में पाया जाता है वेफेलो, इसीलिए इसको बानी वेफेलो कहा जाता है, ठीक है। और गुजरात के कच्छ रीजन में स्पेसिफिकली ये देखे जाते हैं। बानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मधारी कम्युनिटी होते हैं इनसे संबंधित है ये,
ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो बफेलो है इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाना। मतलब किस तरह के क्लाइमेट में किस तरह से अपने आप को बचाया जा सके, किस तरह से नेचर में चेंजेस को अपने अंदर ढाला जा सके, उसको ये कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो इस बानी बफेलो के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इवन ये जो है बहुत दिनों तक सर्वाइव कर जाती है। अगर हम देखें तो अगर कोई नेचुरल इश्यूज होते हैं साइड बाय साइड, अगर फूडर एंड सर्व्स का इशू भी होता है तो भी ये काफ़ी सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। अब ये आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है। पहले इस रिपोर्ट को जान लेते हैं, फिर आईपीसीसी के बारे में जानेंगे। देखिए आईपीसीसी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर पूरा नाम जाने तो इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज, दैट इज अ आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी सिक्स्थ रिपोर्ट जारी की गई है जिसको AR6 कहा जाता है। इससे पहले इनके 5 रिपोर्ट जारी हो चुके हैं। इनके जो रिपोर्ट्स हैं काफ़ी गैप पे जारी किए जाते हैं। पहला रिपोर्ट इनका जारी हुआ था 1990 में, और जो 5वां रिपोर्ट था वो जारी किया गया था 2013 में। अब देखो ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं तो वो किस ग्राउंड पे हो रहे हैं और क्या हमें करना है। यानी सिंपली असेसमेंट करते हैं, वर्ल्ड वाइड असेसमेंट करते हैं, हर कंट्री का करते हैं, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2013 में 5वीं आई थी और 2021 में 6th नंबर की आई है, ये आपको याद रखना है। चूँकि ये अभी आई है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, इसलिए आपका ये करंट भी हो जाता है और स्टैटिक भी हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको इनकलकेट करने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आईपीसीसी के बारे में देख लेते हैं। ये एक बॉडी है जो 1988 में गठित की गई थी। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, और साथ ही साथ UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ क्या करती हैं, ये वर्क करती हैं। प्रोवाइड की जाती है UNEP के द्वारा और WMO के द्वारा इनको सपोर्ट हर लेवल पे, ताकि ये पॉलिसी फ्रेम कर सके। अगर हम बात करें फिलहाल में 195 इसके मेंबर्स हैं। 2007 में हम देखते हैं कि आईपीसीसी और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ पे जॉर्ज थे, तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज के साथ इनको ज्वाइंटली नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये एक आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, बिकॉज आईपीसीसी को पीस प्राइज मिला हुआ है, राइट। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज आईपीसीसी को मिला हुआ है 2007 में। क्या आपको याद है कि भारत को 2014 में पीस प्राइज मिला था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ? तो ये आपको याद होना चाहिए। भारत के जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको एजुकेशन के लिए मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ी सी इस रिपोर्ट में बताया क्या जा रहा है, तो देखो इस रिपोर्ट में काफ़ी सारा डेटा दिया गया है जो कि करंट क्लाइमेट स्टेटस को दिखाता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा हमारे लिए 4-5 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिपोर्ट काफ़ी देर से आती है और इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इस रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिलहाल में 1.59 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो कि पहले हुआ करता था 1.09 डिग्री सेल्सियस 1850 से 1900 के बीच में। 2011 से 20 में इनका जो है टेम्परेचर बढ़ के 1.59 हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर देखा जाए तो 0.50 की इंक्रीमेंट यहाँ पे दर्ज की गई है। इवन जो ओशन है वहाँ पे भी 0.88 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट देखा गया है। और बताया जा रहा है कि विगत जो 4 डिकेड से यानी लगभग 40 साल जो पीछे अगर हम जाएं तो वहाँ से टेम्परेचर जो है हमेशा हर डिकेड्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी आने वाला जो 10 साल होगा इसमें टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1850 से 1900 के टाइम में जो था वो 1.07 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी ह्यूमन के द्वारा, ये आप समझिए ये तो एक्चुअल में है, बट एक्चुअली में जो ये जो आपकी 0.50 आपको दिखाई दे रही है, तो ये इसके पीछे बढ़ने का क्या कारण है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अगर सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण 2010 से 19 तक 1.07 टेम्परेचर सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ी है। अब चूंकि जो एनर्जी इंक्रीज होती है या टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ रिलीज भी होता है, तो सम अप जो होता है वो आपको पूरा ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक सी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो सी एरिया है वो बढ़ा है, यानी जो हम कह सकते हैं आइस है वो डिक्रीज़ हुआ है। सी एरिया बढ़ा मतलब आइस डिक्रीज़ हुआ। तो हम देख सकते हैं 40% जो है सितंबर के महीने में, और अबाउट 10% जो है हम देख सकते हैं मार्च के महीने में, ये देखने को ज़्यादा मिलता है हमें, बिकॉज़ आइस मेल्टिंग होती है। ग्लोबल मीन सी लेवल इंक्रीज़ हुआ है 0.20 मीटर 1901 से लेकर के 2018 तक। काफ़ी ये टेंशन वाली बात है। अगर देखा जाए तो 1.3 मिलियन पर ईयर जो है, ये एक तरह से एवरेज हुआ करता था आइस का मेल्ट करना या सी लेवल का इंक्रीज करना। सी लेवल का जो इंक्रीज था वो 1.3 mm पर ईयर हुआ करता था 1901 से लेकर के 1971 तक। तो 1971 तक ये जो वैल्यू थी सी लेवल इंक्रीज करने की, वो थी 1.3 mm पर ईयर, जो कि 2006 से 18 के बीच में बढ़ करके हो गई है 3.7 mm पर ईयर। आप समझ सकते हैं ये किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो सी लेवल का इंक्रीज होना अच्छा नहीं है हमारे लिए, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सी लेवल के बारे में। देखो ये जो है ना, ये पूरी की पूरी आपको डेटा दी गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसको आप एक बार से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। देखो लैंड डिग्रेडेशन न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज लैंड डिग्रेडेशन के लिए एटलस जारी की गई थी भारत में, और ये एटलस 2018-19 के डेटा को लेकर के जारी की गई थी। जारी करने वाली जो संस्था थी वो अहमदाबाद बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, दैट इज़ अ SAC, अहमदाबाद बेस्ड है, और ये वास्तव में इसरो की एक विंग है। तो इसरो की विंग के द्वारा जारी किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशंस दिखाया गया है कि 2003 से 5 के बीच में डेजर्टिफिकेशन अगर देखा जाए तो 28.76 था, जो कि अपने आप में 94.53 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज करके 2018-19 में ये 97 हो गया है हेक्टर में। तो 97.85 जो है ये हेक्टर में इंक्रीज हो चुका है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये इंक्रीज होकर के आ गया है 29.77। तो इस तरह से इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और वर्ल्ड वाइड क्या लिया जा रहा है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जिसके तहत ये बताया गया है कि भारत में डिग्रेडेशन जो है वो किस लेवल तक पहुँचा है। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करी थी, अभी डिस्कस करी थी, 19.85 मिलियन हेक्टेयर या 29.77 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है हमारा पूरे कंट्री का। तो पूरे कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल हमारा एरिया है उसका जो है इतना परसेंट आपका लैंड डिग्रेड हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्टेशन कितना परसेंट हमारा करने का टारगेट है? आपको याद रखना है 33%। पूरे लैंड एरिया का 33% हमें फॉरेस्टेशन करना है। ये टारगेट है जो अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी हम 27 पे हैं, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन कितना हो चुका है? 29.77। कितनी ज़्यादा चिंता की विषय है ये। साइड बाय साइड यहाँ पे हम देखेंगे, ये डेटा दिया गया है कि किस तरह से हर ईयर में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जरूरी चीज़ देखने की जरूरत पड़ेगी, जो कि है आप स्टेट वाइज क्या हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2018-19 के अराउंड अगर हम देखें तो 23.79% एरिया जो है वो डेजर्टिफाइड हो चुका है हमारे इन सारे राज्य का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटक, लद्दाख का, एंड उसके बाद जो कि हमारा झारखंड है, उसके बाद जो हमारा उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, एंड जो हमारा तेलंगाना है। तो ये ऑर्डर दिया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दिया गया है। तो 18 से 19 में अपने कुल क्षेत्र का 23.79% एरिया डेजर्टिफाइड कर चुके हैं ये सारे स्टेट। अगर हम देखें स्टेट जैसे झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा, ये जो है ये शो करते हैं मोर देन 50% एरिया इनका डेजर्टिफाइड हो चुका है। यानी 23.79 वाले तो राज्य में ये हैं ही, बट ऐसे राज्य जिनका 50% एरिया जो है डेजर्टिफाइड हो चुका है, उनमें झारखंड टॉप पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है, गुजरात चौथे पे है, और 5वें नंबर पे आपका गोवा है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कॉम्बैट करने के लिए लैंड डेजर्टिफिकेशंस को, तो वो है आपका यूएनसीसीडी के द्वारा। यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि 1994 में स्टार्ट किया गया था। ये बॉडी है जो कि एक तरह से इन्वायरमेंटल के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और इनका मेन उद्देश्य है लैंड मैनेजमेंट करना। इनके द्वारा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो है आपका LDN यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, राइट। इसका टारगेट सेट किया गया है, ये एक टारगेट सेटिंग प्रोग्राम है। ये कोलैबोरेट करती है, मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर हैं इनके, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्री इनके साथ कोलैबोरेट करती है, और लगभग 120 कंट्री यहाँ पे इंक्लूड है, जिसमें भारत भी शामिल है। साइड बाय साइड इनका जो है जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, इसको अचीव करने के लिए जरूरत पड़ेगी फंड की, तो इसलिए इनके द्वारा चलाया जा रहा है एक फंड है LDN फंड, राइट। तो इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। ये COP 13 के टाइम में जो है ये न्यूज़ में आया था, जो कि COP 13 जो हुई थी आपकी ऑडोस में, चाइना, हम यहाँ पे देख सकते हैं चाइना इटसेल्फ फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साइड बाय साइड यहाँ पे प्राइवेट जो प्राइवेट कैपिटल वेंचर्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो दूसरे कंट्री में चलाते हैं, वो भी यहाँ पे फंडिंग करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है ग्लोबल लैंड आउटलुक, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इनके द्वारा ही ये प्लेटफॉर्म को चलाया जाता है। ये प्लेटफॉर्म एक तरह से स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि एसोसिएट करती है UNCCD के द्वारा। उनके जो सेक्रेटरी हैं इसको हेड करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लैंड इक्वालिटी टू ऑल ह्यूमन वेल बींग के लिए ये काम करती है। इनका उद्देश्य है लैंड इक्वालिटी जो है पूरे ह्यूमन बींग के लिए होना चाहिए। तो ये ग्लोबल लैंड आउटलुक जो कि आपके UNCCD के द्वारा चलाया जाता है, सेक्रेटरीट के द्वारा हेड भी किया जाता है। लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये भी UNCCD के द्वारा कराया जाता है। ये COP 10 में 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइड बाय साइड यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड चैलेंज, ये पूछ देता है एग्जाम में कि बॉन्ड चैलेंज किससे संबंधित है, क्लाइमेट से संबंधित है, लैंड से संबंधित है, मैरिन लाइफ से संबंधित है। तो बॉन्ड चैलेंज जो है ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा IUCN के हेल्प से 2011 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर जो है 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्ट लैंड्स जो है आते हैं, जिसको रिस्टोरेशन किया गया है 2020 में। आप समझिए एक बड़ा अचीवमेंट है, 150 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो कि डिग्रेड हो चुकी थी, उसको रिस्टोरेशन किया गया है 2020 में, और 350 मिलियन हेक्टेयर ये 2030 तक करेंगे। इंडिया जो है इसमें प्लेस करता है 21 मिलियन हेक्टेयर, जो हमारा एरिया है वो भी हम सब 2030 तक जो है रिकवर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आपकी बॉन्ड चैलेंज में, आपकी IUCN के हेल्प से, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अदर इनिशिएटिव जो इनके द्वारा लिया जाता है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूस लैंड जो है डिग्रेडेशन, जिसमें G20 मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो, है ये UNCCD का, लेकिन G20 मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ आपको याद रखना है, REDD+। अब ये है रिड्यूस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यहाँ पे प्लस है, याद रखिएगा। ये एक मैकेनिज्म डेवलप की गई है जो भी आपके UNFCCC के मेंबर्स है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ। तो UNFCCC का इनिशिएटिव है REDD+, इसको आप REDD+ बोल सकते हो, REDD+ बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि RE के बाद DD है, ठीक है। तो ये REDD+ जो है UNFCCC का है, याद रखना है, जिसका एम वही है लो कार्बन पाथ इंट्रोड्यूस करना, फॉरेस्ट को बचाना, कार्बन इमिशन को कम करना, ये सब, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अगर हम देखें भारत के द्वारा क्या क्या जो है स्टेप लिए गए हैं जिससे हम जो है लैंड डिफॉरेस्टेशन को कम करें, तो इंडिया तो पहले आप समझिए UNCCD का पार्ट है, तो उसके साथ जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी स्ट्रेटजी है उस पर भारत काम कर रहा है, जिसमें 2030 तक भारत को 21 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को क्या करना है, कवर करना है। साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखें गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही बहुत सारी योजना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या सॉइल हेल्थ कार्ड, या फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप ETC, ये सब जो इनिशिएटिव्स है वो इसी के दरमियान की गई हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है,
इनके द्वारा भी कंसोलिडेट किया गया है द इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसको संदर्भ में रख करके ये फ्रेमिंग की जा रही है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो और भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं 1990 में, जो कि हम देख सकते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टीम के द्वारा। यानी जो हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इन्होंने 1990 में बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, अलॉन्ग विथ हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि लैंड डिग्रेडेशन को बचाया जा सके। अगर हम बात करें जॉइंट एफएम, जो हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है यानी जेएफएम है, इसमें अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो इसमें इन्वॉल्व है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, लोकल कम्युनिटीज़ भी और नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। MOEFCC यानी जो हमारी मिनिस्ट्री है, राइट, तो इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मेजर डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि फॉरेस्ट क्षेत्र में, जिसमें नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP याद रखेंगे आप, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जीम जिसको बोलते हैं, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम दैट इज FFPM। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ना बहुत स्टैटिक है, जो आपको आज काम आएगा आने वाले टाइम में भी काम आएगा, तो डोंट मिस इट, इसको मिस नहीं करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई से बैन करना है। तो ये हम देख लेते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारा ये करना है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आता है प्लास्टिक जनरेट करने से रोकना। वेस्ट तो तभी आप मैनेज कर पाएँगे जब आप जनरेशन को रोकेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे यहाँ जो बिल हुआ करती थी प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए, वो 2016 की हुआ करती थी, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे चेंज करके 2021 का अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत टोटली प्रोहिबिट करने की बात की गई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, और जिसको 2022 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इन शॉर्ट SUP बोलते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बंद क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? तो 9 ऐसे रीजन्स हैं जो बैन करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 1 है नॉट ईजी इनका रिसाइकिल होता है, कार्बन फुटप्रिंट इनका हाई होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एनुअली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कितना कार्बन और मीथेन जनरेट करते हैं, इन्वायरमेंट को जो इम्पैक्ट करता है उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। उसके बाद है इनका जो यूज़ होता है वो मॉडर्न फॉसिल फ्यूल से यूज़ होता है इनका। इनके कारण जो है कैंसर ज़्यादा होता है, कैंसर की बीमारियाँ होती है। टॉक्सिक जो है फूड आइटम में ये आ जाते हैं, और जो है ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं, बॉटल बंद हम पानी पीते हैं, या फिर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं वो। फिर यहाँ पे हाई एनर्जी यूज़ होती है इनके प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। इवन इनके कारण जो है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एंड मैरिन लाइफ जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं। पॉल्यूशंस जो है इनका वो काफ़ी ज़्यादा आकर होता है ओशियन क्षेत्र में। आप देख सकते हो ओशियनिक क्षेत्र में तो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे फूड चेन में इंटर कर ही चुकी है लगभग। तो इसलिए इसे बंद करना है। अब देखो यहाँ पे इसके जो है 2 पिलर है बेसिकली। 2 पिलर के आधार पे इस फैसले पे सरकार पहुँची है। नंबर 1 है यूटिलिटी इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मतलब समझिए। मतलब ना 2 तरीके की चीज़ें थी। एक तो था कि जैसे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका क्या बेनिफिट है, और जो लॉसेस हो रहा है वो किस लेवल तक हो रहा है। तो देखा ये गया कि जो लॉसेस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जो बेनिफिट है वो कम है, तो इसलिए इसको टोटली बैन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो यूटिलिटी है वो काफ़ी लो है, और इन्वायरमेंट को जो इम्पैक्ट करता है वो काफ़ी हाई है। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9.46 मिलियन टन, यानी एमटी आप देख सकते हो, मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर जनरेट होता है। अगर डेली बेसिस पे बात करें तो 25,914 टन पर डे प्लास्टिक वेस्ट हमारे यहाँ जो है जनरेट होता है, और ये रिपोर्ट जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बताया गया है। तो ये डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड भारत ने प्लास्टिक बैन करने की ठानी थी 2019 में, जिसमें भारत ने 4th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली को हेल्ड किया था। तो ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में हुआ था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अभी रूल 2021 का लागू होगा, जबकि इससे पहले का जो रूल था वो था वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 का। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2016 का जो रूल था
CWM का उसको रिप्लेस कर रहा है 2021 वाला लॉ। इवन जो 2016 के लॉ थे इसमें 2018 में अमेंडमेंट भी किया गया था, लेकिन अब टोटली इसको जो है चेंज करके नई लॉ 2021 में लाई गई है, बिल पास हुआ था। अब यहाँ पे इस बिल के तहत जो है ना केवल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन सेल किसी भी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को हर हाल में टोटली बैन करना है, और इवन ना केवल जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इंक्लूडिंग इसमें जो है पॉलीस्ट्रीन या जो है आप अदर्स जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उनको 1 जुलाई से पूरी तरह से बंद करना है, 1 जुलाई 2022 से। थोड़ी सी यहाँ पे थिकनेस पे ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पे वो प्लास्टिक नहीं आते हैं जिनको ईजिली रिसाइकिल किया जा सकता है। यहाँ पे सरकार के द्वारा बताया गया है कि स्टार्टिंग में जब 1 जुलाई 2022 में प्लास्टिक को बैन किया जाएगा तो 50 माइक्रोन से बिलो के प्लास्टिक बैन हो जाएंगे, यानी 50 माइक्रोन के प्लास्टिक यूज़ होंगे या 50 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जो होंगे यूज़ होंगे। फिर सितंबर में सितंबर महीने में 30 सितंबर में सरकार इसकी थिकनेस को बढ़ा के 75 कर देगी, यानी जुलाई में 50 और सितंबर के टाइम में ये हो जाएगा 75, और दिसंबर 2022 31 दिसंबर 2022 में जो सिंगल यूज प्लास्टिक का थिकनेस है वो 120 माइक्रोन हो जाएगा, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थिकनेस के आधार पे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है बाय मंथ, तो आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का डिस्कशन जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड था। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।